न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृत वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बेशक विद्याधन सभी धनों से प्रधान है। हमारे बीच डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित जी हैं, जो पेशे से प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और शिक्षा महर्षि कहिए तो कम नहीं है, क्योंकि ये खुद स्वयं जो है राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको जो है शिक्षक रत्न से नवाजा है। और साथ ही साथ चाहे लखनऊ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या संपूर्ण भारत में हो, इनको इनकी विद्या के माध्यम से इनको जो है बहुत अच्छा इनको जो है यश मिला है और उनको प्रतिसाद मिला है। आइए हमारे बीच डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित जी हैं, इनसे पूछा जाए कि इनके संपूर्ण काल जो अब तक जो भी प्रसिद्धियां इन्होंने पाई हैं उसकी मूल कारण क्या है और इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की, आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जी 2 लाइनें हैं, पहले मैं उनका उल्लेख करूंगा। जी जी बोलिए। ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कीर्ति दास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं दुष्ट जो उससे डरते हैं, जीवन उनका है जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। मुख्य रूप से मेरे शैक्षिक जीवन में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, आप बाल कृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद, ऐसे साहित्यकारों को बाल्यकाल से ही पढ़ता रहा और उनके प्रति में अपने आप को नमन करते हुए समर्पित कर दिया। जब मैं 3 वर्ष का था, मुझे सबसे पहली याददाश्त 3 वर्ष की है। 3 वर्ष की उम्र में न मेरी माता थी न मेरी पिता थे। मुझे मेरे बाबा कहिए, जिनको मैं दव्वा कहा करता था, जी जी जी, उन्होंने अपनी गोदी में रख करके मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। और वो अनपढ़ थे, एक कक्षा भी उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कभी उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। लेकिन मैं आज गर्व करता हूं उन पर, जो रसखान के अनन्य भक्त थे। रसखान की कविताएं वो हमको सुनाया करते थे, सूर्य की कविताएं वो हमको सुनाया करते थे, सूर्य की कविताएं सुनाया करते थे, तुलसी की कविताएं सुनाया करते थे, कबीर की कविताएं सुनाया करते थे, रैदास की कहानियां सुनाते थे, मीरा की भक्ति बताया करते थे। ऐसे सहृदय और विशाल हृदय के भेद के गोदी में पलने का ही श्रेय है कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, मैं यूं कहूँगा इस राष्ट्र में जो सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता होगा, उसके पास भी वो नहीं होगा जो मेरे पास है। मैं बहुत ही खुशहाल हूँ। आज की तिथि में लगभग 200 विद्यालयों की स्थापना हमने करी और कराई है। लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट औसतन सारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने सबसे पहले लखनऊ में एक स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल रखा। उसके पीछे केवल लॉजिक ये थी, रानी लक्ष्मीबाई
वो वीरांगना थी, कौमी एकता की सबसे बड़ी भाग थी, जिसके इर्द गिर्द उसके सहायक हिंदू मुस्लिम, नाना साहब, अजीमुल्ला खां, जी जी खुदायार खां, जी जी गौस, या ऐसे ऐसे लोगों को साथ रख करके इस राष्ट्र की अस्मिता, झांसी की अस्मिता बचाने के लिए त्याग किया। मैं बाबा द्वारा ही उनके भाई पंडित गेंदालाल दीक्षित, जिनकी मृत्यु अंग्रेजों के अन्याय के कारण हुई थी, उनकी कहानियां सुनाई। मैंने तब से उनका इतिहास जानने की कोशिश की। उनका जो गांव था, उस गांव अंग्रेजों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आज भी उनके आवास, जहां पर घर था चंबल में, वहां पर एक ईंट नहीं बची। अभी 23 फरवरी को जी मैंने उस गांव में जाकर के एक छोटा सा शिलापट उनके जीवन का, जन्म से लेके जहाँ पर गांव है, वहाँ के लोगों को भी उनका इतिहास नहीं मालूम था। सभी ने हमको फूल माला से लाद दिया, बड़ा अटैचमेंट दिया, बहुत प्यार दिया। वो गांव कोई बहुत दूर नहीं, आगरा जनपद के बाह तहसील में बटेश्वर से लगा हुआ मुई गांव है, और वो चंबल का इलाका है। मैं विगत 91 से 1991 से प्रतिवर्ष 30 जनवरी को उनका जन्मदिन मैं मनाता हूँ धूमधाम से, और काफ़ी युवा लोगों में प्रेरित करता हूँ। मैं लिखने में भी कोशिश करता हूँ बाल साहित्य पे काम करने का। मेरा ये एक पुस्तिका है जिसके 19 खंड निकल चुके हैं अब तक, प्रेरणा पाठे। जी जी उस प्रेरणा पाठे के माध्यम से केवल मेरा ये मकसद है कि जो बच्चे उसके कुछ अंश को ही पढ़कर ग्राह्य करेंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्रभक्त बनकर तैयार होंगे। मैंने एक पहली पुस्तिका में उसके प्राक्षण में लिखा था कि जो आजकल की ये CCC, कंप्यूटर, सिनेमा और क्रिकेट है, ये बच्चों की शिक्षा में बाधक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात है, लेकिन जो शिक्षा की तरफ भागना चाहे उसे उतना क्रिकेट में जाने। जितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो हमारा सचिन तेंदुलकर है, उसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, दर्जा 10 के ऊपर नहीं पढ़ पाया। महेंद्र सिंह धोनी दर्जा 10 के ऊपर नहीं पढ़ पाया। तो शिक्षा अगर लेनी है तो उन्हें मन वचन क्रम से पूर्णतः शिक्षा की तरफ भागना होगा, और उसमें मुझे केवल एक ही भाषा का ध्यान नहीं देना। मुझे समग्र जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हों उनको भी साथ में लेके चलना होगा। सर, क्योंकि आप जो है खासकर जो है विद्या विभाग से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, पहले के सिलेबस और अब के सिलेबस में बहुत फर्क है। पहले का सिलेबस आप देखिए, आपके सिलेबस में बहुत, चाहे इतिहास को लेके हो, चाहे जो है जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद की लेख हों या दीगर जो बड़े बड़े हमारे लेखक थे, उनका आज उनका कम किया जा रहा है और नए नए लेखकों का नाम डाले जा रहे हैं। उनके उपन्यास में देखिए बहुत सी चीज़ें जो हैं बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो क्या ये बदलाव जो है बच्चों के लिए बेहतर है? बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया। अभी हाल में विगत 2 वर्ष पहले जी जब भारत सरकार नई शिक्षा नीति का जी जी
नए सिरे से लागू करने की चेष्टा की। मैं सरकार से की नीतियों से विरोध करता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ उसे कोई नहीं। लेकिन मुझे उस एजुकेशन नीतियों पर मैंने चाहा, उनका जो शिक्षा नीति थी उस कमेटी में 21 लोगों की कमेटी बनाई गई। मुझे भी उसका एक सदस्य बनाया गया। जी, जी। चुना नहीं गया। जी, अच्छा। चुना नहीं चुनाव गया। नहीं होता। चुनाव नहीं होता, नॉमिनेटेड। जी, जी। नॉमिनेटेड। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे पत्र आया जिनके हस्ताक्षर से, मैंने उनको फोन किया, सर आप जानते हैं मैं आप लोगों की नीतियों के विरोध में बोलता हूँ, फिर भी लेकिन मैं नहीं जानता ये नाम आपका कहाँ से आया, कैसे आया है। और 19 दिसंबर 19 को एक मीटिंग रखी गई। तो सारे प्रस्तावों के साथ साथ मेरे 2 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। 2 साल पहले 2 साल पहले 2021 में, 2020 में, 20 में, 20 में, दिसंबर में। जी, जी। उन दोनों प्रस्तावों में मैंने ये कहा, इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस भाषा बोलचाल के बीच में रहते हैं, उसमें हमारे पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाए। पाठ्यक्रम की तैयारी कराई। आज विज्ञान, इंजीनियरिंग जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो सभी अंग्रेजी की पुस्तकों में निहित कर दिया गया, जिससे हमारे सामान्य बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। और हमारे बच्चे यहाँ तक, यहाँ की जो फीस का सिस्टम है वो अधिक होने के कारण बच्चे यूक्रेन तक जाते हैं। इसको रोकने के लिए अगर बंगाल का बच्चा है तो उसका सारा पाठ्यक्रम बंगाली भाषा में होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए अंग्रेजी सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज में अगर हम अंग्रेजी में पहले की तरह कमजोर रहे फिर वहीं रह जाएंगे। लेकिन अन्य भाषा जो पाठ्यक्रम है वो बंगाली बच्चा स्थानीय भाषा में ज़्यादा अच्छा तैयार कर लेगा। इसीलिए पंजाब का बच्चा पंजाबी भाषा में हो, गुजरात का गुजराती हो, कन्नड़ में हो, तमिलनाडु तमिल में हो, उत्तर प्रदेश बिहार की जो हमारी अवधि है, बिहारी जो हमारी भाषा बोली है, इन बोली से मिलता जुलता पाठ्यक्रम तैयार किया जाए ताकि बच्चे मध्यम वर्ग के, सामान्य वर्ग के, जो निचले तबके के लोग, कमजोर में जो अपनी मातृभाषा कहते हैं हम, माँ की आवाज़, उसको माध्यम से अधिक तैयार कर सकते हैं। उन्हें डॉक्टर बनने में कठिनाई नहीं होगी, उन्हें इंजीनियर बनने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तब भी इंजीनियर बनते थे, पाइथागोरस पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं तब इंजीनियर बनते थे, पॉपुलेशन कम थी तो जॉब्स कम थी, कंपटीशन कम थे। आज नीट में टोटल पेपर्स इंग्लिश में आते हैं। आप देखते होंगे IAS, IPS, IRS मैक्सिमम साउथ से क्यों सेलेक्ट होते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि वहाँ के लोग अपनी मदर टंग पर कमांड है उनका, संस्कृत पे कमांड है उनका, अंग्रेजी उनकी कमांड है। जब 3 भाषाएं जैसी तैयार होंगी उसे किसी कंपटीशन में जाने में, जनरल नॉलेज तैयार करने में कठिनाई नहीं होगी। तो मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब शिक्षा को हम सुधार लेंगे
तो हमारा राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक ये हमारी कौमी एकता नहीं होगी। वो दिन मुझे फिर से बताना पड़ेगा बच्चों को कि अशफाकुल्लाह खां और राम साहब बिस्मिल एक थाली में बैठ करके सत्तू पीते थे। ये फिरका परस्ती जो आज हो रही देश में, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी कतई आवश्यकता नहीं। वो पाठ जब एक आप जैसे फिरका परस्ती पे आपने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से बच्चों का जो है हिजाब को लेके कुछ स्कूलों ने बंद किया था, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोग उसके पक्ष में गए, तो विद्यालयों में इस तरह का पहले नहीं था। पहले भी लोग हिजाब पहन के जाते थे, लेकिन अब जो है क्या है ऐसा जो इस प्रकार की सांप्रदायिकता, देखिए माहौल खराब हुआ है। पहले भी लोग पर्दे और उसका हिजाब का, देखिए एक चीज है, कोई भी सिस्टम आपको हो, आप मिलिट्री जाइए, एयरफोर्स की अलग ड्रेस है जी, आर्मी की अलग ड्रेस है, नेवी की अलग है ना, स्कूल की भी यही स्थिति होती है जी। लेकिन पहले भी एक जमाना था जी। अगर आप तो हमसे बहुत उम्र कम है, मेरी मौलवी साहब पढ़ाने आते थे जी। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो इतना ऊंचा पजामा पहन के आते थे, कभी किसी ने विरोध नहीं किया, कभी किसी ने उनको पूछा नहीं। बच्चे तब भी हिजाब पहन के आ जाते थे। कारण क्या था, तब दो बच्चे आते थे, एक आते थे, सब में एकता थी, यूनिटी थी, इसलिए कोई किसी चीज का विरोध नहीं करता था। आज हम विरोध इसलिए नहीं करते, हम इसका विरोध करना है, हम विरोध के लिए विरोध करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, समझे। हमारा मकसद ये नहीं है, कपड़ा तन पे होना चाहिए, कपड़ा तन पे होना चाहिए। अगर हम निकट उसमें स्कूल जाएंगे तो अनुचित है। जी जी। ड्रेस, अगर ड्रेस नहीं है, 5 बच्चे हिजाब में चले गए, कोई अपराध थोड़ी कर दिया, कोई उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। सर इतने काल में अब उसकी छोड़ दीजिए बात, आज समाज में आप देखिए, हिजाब सब तो केवल मुस्लिम जी जी छात्रों के लिए उपयोग करते हैं जी। आज हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियां मुंह लपेट करके, उससे ढक करके सड़क पे घूमती हैं, तो क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? प्रतिबंध देखिए, बखूबी आदमी को फेस साफ सुथरा होना चाहिए। आपके आज आधार भी जो बनता है आपका, आइस के उससे बनता है। हिजाब पहने वाली लड़की भी, या उसकी आंख तो खुली ही होती है, जी जी जी, आंख तो बंद नहीं होती। जब आंख नहीं बंद होती है तो आपको क्या एतराज है? तो मैं न तो हिजाब के विरोध में हूँ, ना मैं किसी से। ये जरूर कहना चाहूँगा सभी को, जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो हिजाब का विरोध नहीं कर रहे होंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वही हिजाब का फेवर भी कर रहे होंगे। दोनों तरह के लोग हैं। सर खासकर जो है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सीबीएसई स्कूलों का बहुत कम वो है, जैसे आईसीएसई स्कूल जो है सभी लोग चला रहे हैं, और एक उद्योग बना लिया है स्कूल का। आपने देखा होगा, सब बच्चे, अभिभावक की जितनी कमाई है अपने बच्चों की पढ़ाई में जा रही है। तो ऐसे में क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो वो स्कूल या वो एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है, क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि वो जो है खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कंसेप्ट लेके? आज आपने वो प्रश्न उठा दिया जिसका मैं 40 वर्ष से विरोध करता चला रहा हूँ। आईसीएसई बोर्ड कोई बोर्ड ही नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कहीं से मान्य नहीं है, कहीं से रजिस्टर्ड सोसाइटी है। केवल वो स्कूल बचे आईसीएसई में जिनके पास स्कूल की कंडीशंस फुलफिल नहीं है। जिन स्कूल का मानक है 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए जी,
20x25 का क्लासरूम होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के लिए निकास की जगह होनी चाहिए। निकास होनी चाहिए, 20x30 Ground होना चाहिए। 20x30 की लाइट्स होनी चाहिए। जी जी आपके 2 द्वार निकास अनिवार्य होनी चाहिए, पूरी तरह से समझे, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, जल आपका जो है जल संसाधन स्वच्छता पर आप कल्पना करिए। तो क्या शिक्षा विभाग इस पे क्या दुर्लक्ष कर रहा है या उनकी नजर नहीं पड़ रही है? शिक्षा विभाग कैसे उनको जो है परमिशन मिल जा रही है? बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, डायरेक्टर लखनऊ में बैठे हैं, और लखनऊ आज जो है लखनऊ शिक्षा हब कहला रहा है, लेकिन स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि आप मैं उसमें ऐसा है, ये जैसे ब्रिटेन चले जाइए, जी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, रिटन नहीं है, नजीर भी चलता है। हमारे आपके घरों में भी कुछ ऐसे सिखों के यहाँ, मुस्लिम में, हिंदू पंडित जी, जैन, पारसी, ईसाई, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो नजीरों पे चल रहे हैं। ये बोर्ड नजीर पे चल रहा है, ये बोर्ड नजीर भी चल रहा है। यद्यप इनसे भी वही कंडीशन फुलफिल करानी चाहिए जो अन्य स्कूलों के लिए है, अन्य स्कूलों के लिए, लेकिन उत्कोच शब्द एक कहूंगा, जी जी, उत्कोच को लेकर के ये लोग कंडीशन फुलफिल न होते हुए भी एनओसी दे देते, उनको रिकॉग्निशन दे देते। आज मैं एक अपनी तरफ बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा बात की और मुझे बहुत कचोट रही है। जी जी जी, ये RTE, राइट टू एजुकेशन, जी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, है ना। लेकिन जब 2009 में RTE एक्ट बना तो भारत सरकार ने, चूंकि एजुकेशन कंक्रीट सूची में स्टेट का भी प्रतिबंध है और भारत सरकार का भी, लेकिन जो भारत सरकार रूल्स होते हैं उनका मानना अनिवार्य है प्रत्येक प्रांत को। जी। RTE में ये तय हुआ कि जब तक प्रदेश सरकारें अपने प्रदेश में 1.5 किलोमीटर की परिधि में स्कूल्स नहीं बना लेंगी, तब तक RTE लागू किया जाएगा। RTE में था जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको हम उन बच्चों को देंगे जो 1.5 किलोमीटर की परिधि में बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा सरकारी। जी 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 जी, और उन बच्चों का जो शुल्क होगा, इकोनॉमिक होगा नहीं, उनका जो शुल्क होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी, अच्छा, गवर्नमेंट भरपाई करेगी। और उसमें कंडीशन रखी थी RTE में, जिसको फॉलो नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी जी, उसमें ये था स्कूल की फीस जो होगी वो, या जो गवर्नमेंट अपने बच्चे पर खर्च करता है, इससे जी जी, इनमें से जो कम होगा वो उस स्कूल को फीस दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 450 रुपया प्रति छात्र शुल्क देती है, जो निहायत कम है। उनका खर्चा एक बच्चे पर मिड डे मील, ड्रेस, जूता, दोनों सीजन का, उस पर इंस्पेक्टर खर्चा, टीचर खर्चा सारा लगा लिया जाए तो आज 4200 रुपया औसतन एक बच्चे पर खर्चा आ रहा है सरकारी स्कूल पे, और दे रहे हैं 450 रुपये, दे रहे हैं 450 रुपये, मतलब 9 टाइम्स कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। और ये भी एक षड्यंत्र है इन स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छे स्कूलों को फंसाने का। जब हम इनको कुछ पैसा दे देंगे तो ये RTI में भी आ जाएंगे। जब तक ये स्कूल सरकार का कोई धन नहीं लेंगे, कोई ग्रांट नहीं लेंगे, वो RTI में नहीं आ सकते। ये इनका षड्यंत्र भी है। जी तो षड्यंत्र है, ठीक है, क्या करिए। लेकिन जब आपने अब आज की डेट में
गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया है भारत सरकार को कि हमारा मानक पूरा हो चुका, हम सैचुरेटेड हो चुके हैं, हमारे स्कूल रेगुलेटर बन चुके हैं। निहायत झूठा निर्देश दिया है, क्योंकि आपने गांव में तो कर लिया गांव में तो कर लिया, शहरों में आज भी 1.5 किलोमीटर पर स्कूल नहीं है सरकारी, तो आपने कैसे लिख के दे दिया। दूसरी चीज एक और है, ये जो मान्यता दे रहे हैं प्राइमरी स्कूलों की, इस पर भी षड्यंत्र है। एक स्कूल ये प्राइवेट हमने मान्यता दे दिया इसको आज, और इसके पहले अगर यहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल चल रहा गवर्नमेंट का, तो वो स्कूल कभी चलेगा ही नहीं आपका। आप क्यों आप देखिए 1.5 किलोमीटर परिधि में किसी स्कूल को मान्यता नहीं देनी चाहिए ना, सबसे पहले तय कर लें 1.5 किलोमीटर हमारा स्कूल है, 1.5 तो उस बीच में कोई प्राइवेट स्कूल को रिकग्निशन देनी ही नहीं चाहिए इन्हें, तभी हमारे स्कूल चल पाए। आज हम सरकारी स्कूल में 5 टीचर मिनिमम हैं, उनको 75,000 गुणा करके बता दी इतना पैसा देते हैं। कमरे 3 हैं हमारे पास, गंदगी की भरमार है हमारे पास। तो इन चीज़ों को सबसे पहले सर्वे हो और इन मान्यताओं पर कंट्रोल। सर, आपने बहुत बेबाक प्रतिक्रिया दी, कुछ और कहना चाहेंगे? मैं फिर शिक्षा के बारे में कहूँगा, क्यों मेरे तन में, मन में, रग में, खून में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे ही मेरे पास 2 ही चीज, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो बात मैंने कही, इस बात को एक शब्द मेरा ना हटा करके इसको पूर्णतः आप अपने समाचार प्रेस के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जानकारी हो कि हमारा शिक्षा मूलभूत अधिकार है, इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं 1.5 किलोमीटर स्कूल बना रही है। शिक्षा में पैसा खर्च करने की कहीं पर नहीं, शिक्षा का पूरा भार गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल्स मिली भगत है गवर्नमेंट की। ये हमारे बीच डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित जी थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं, खासकर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी शिक्षा नीतियों को लेके उन्होंने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने बताया कि सरकार को भी चेताया, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि अगर आप विद्या की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें आप जो है 100% खरे उतरने की भी कोशिश करिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के लिए।